आज 31 जुलाई है। हिंदी साहित्य और उर्दू साहित्य में रुचि रखने वालों के लिए बेहद खास दिन। आप समझ ही गए होंगे आज मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। मैं श्वेता सिंह आप सभी दर्शकों का एटम बम मीडिया की ओर से स्वागत करती हूँ। आज ही के दिन 31 जुलाई 1880 में वाराणसी के निकट लम्ही गांव में मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ। प्रेमचंद ने कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने एक पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। अपनी बात की एक पूरी पीढ़ी को गहराई तक प्रभावित करके उन्होंने हिंदी साहित्य को आम आदमी और ज़मीन से जोड़ा। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा है। तो आइए सुनते हैं महादेवी वर्मा सृजन पीठ के निदेशक और कुमाऊं विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर शिरीष कुमार मौर्य जी को। तो आइए सुनते हैं प्रेमचंद के लेखन पर उनकी राय। इतने वर्ष बाद, प्रेमचंद के न रहने के इतने वर्ष बाद अगर हम प्रेमचंद पर बात कर रहे हैं तो हमें उनकी प्रासंगिकता पर बात करनी होगी। हमें इस बारे में बात करनी होगी कि प्रेमचंद किस समाज के लेखक हैं, प्रेमचंद किन सामाजिक समस्याओं के लेखक हैं ना। ये तो बच्चों को बचपन से पढ़ाते हैं स्कूलों में भी कि साहित्य क्या होता है। साहित्य एक जो मोटी सी परिभाषा दी जाती है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। जो समाज में है उसे साहित्य दिखाता है, साहित्य उसका आईना होता है। तो समाज में क्या है? समाज में बहुत कुछ है जो अस्वस्थ है, बहुत कुछ है जो असुंदर है, बहुत कुछ है जो इस अस्वस्थ और असुंदर के खिलाफ संघर्ष है ना। तो समाज की समस्याएं, समाज के संकट और समाज के संघर्ष, इन चीज़ों को लेकर जब कोई लेखक कुछ लिखता है तो वो कालजयी होता है, वो समय में आगे जाता है। प्रेमचंद कुछ उसी तरह के लेखक हैं। बहुत बड़ी उम्र उन्होंने नहीं पाई। 31 जुलाई 1880 को वो पैदा हुए और 8 अक्टूबर 1936 में उनका देहांत हो गया। तो आप देख सकते हैं कि 56 साल की आयु कोई बहुत बड़ी आयु नहीं होती है। प्रेमचंद असल में किस समाज को व्यक्त कर रहे थे, इस पर हमें ध्यान देना होगा। और प्रेमचंद समाज के किन तबकों के लेखक हैं ना। बहुत बार होता है कि प्रेमचंद शायद इतने बड़े कैनवास के लेखक हैं कि उसमें ये खोजा जाता है कि साहब ये प्रेमचंद का साहित्य है जो बाल साहित्य है, जो बच्चों के काम का है ना। ये प्रेमचंद का साहित्य है जो आदर्शवादी है, जो गांधीवाद के असर में है। ये प्रेमचंद का साहित्य है जो यथार्थवादी है ना। तो इससे उनके पाठक वर्ग तय होते हैं। असल में वो सबके लेखक हैं, वो सिर्फ बच्चों के लेखक नहीं हैं। और जो हम सीमित कर देते हैं बाल साहित्य के नाम पर ना कि बच्चों का साहित्य, तो बच्चा कोई 3 में पढ़ने वाला बच्चा है, 4 में पढ़ने वाला बच्चा है, 5 में पढ़ने वाला बच्चा है, उनके मानसिक स्तर और उनकी अभिव्यक्ति और उनकी ग्रहण करने की क्षमता धीरे धीरे अलग होती है ना। तो बच्चों को समाज के छल छद्म के बारे में भी पता लगे, बच्चों को सामाजिक समस्याओं के बारे में भी पता लगे, और उतनी सहजता से पता लगे जितना सहज बच्चों का संसार होता है। तो कोई ये मतलब बार बार दोहराने की बात नहीं है। ईदगाह है ना। ईदगाह एक कहानी है उनकी जो बाल मनोविज्ञान की बड़ी कहानी कही जाती है। अगर आप भाई आखिर हम बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं? हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि वो न्याय का पक्ष लें, है ना। हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि वो सामाजिक समरसता के पक्ष में रहें। हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि वे किसी तरह के भेदभाव में लिप्त ना रहें। उनका जो जीवन हो वो जातिगत भेदभाव से, सांप्रदायिकता से, अन्याय से, बेईमानी से मुक्त हो। यही मेरे ख्याल से हर किसी अभिभावक की या हर किसी समाज की कामना होती है अपने बच्चों के भविष्य के लिए, और होनी भी चाहिए। प्रेमचंद इन सभी मोर्चों पर साथ होते हैं। प्रेमचंद की कहानियों को पढ़कर इन मूलभूत सामाजिक मूल्यों और जीवन मूल्यों, और जिसको हम नैतिक मूल्य भी कह सकते हैं, नैतिक मूल्यों के बारे में बच्चे सहजता से सीखते हैं, है ना। वो सीखते हैं कि नमक का दरोगा पढ़कर वो सीखते हैं कि हमें भ्रष्टाचार नहीं करना है ना, कि भ्रष्टाचार एक सामाजिक संकट है, एक सामाजिक समस्या है। वो पंच परमेश्वर को पढ़कर ये सीखते हैं कि हमें न्याय के पक्ष में खड़ा होना है ना। या उसी कहानी से वो ये सीखते हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव बहुत आवश्यक है ना। अलगू चौधरी हो कि जुम्मन मियाँ हो, एक देह है, एक आत्मा है
है ना, उसका धर्म अलग हो सकता है, संप्रदाय अलग हो सकता है। तो प्रेमचंद ने बहुत महीन कारीगरी से काम किया है बिना कोई बहुत बड़ा बौद्धिक बयान दिए। प्रेमचंद की कहानियों से ये पता लगता है कि जातीय अभिशाप कितने भीषण हैं हमारे समाज पर। ये जो अन्याय का पूरा दुष्चक्र है उसमें कितना कुछ जातिगत भेदभाव पर है ना। जब बच्चे उन कहानियों को पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता, और बच्चे ही नहीं हर कोई जब उन कहानियों को जब उन कहानियों को पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हमारा समाज दरअसल किस तरह के भीतरी अपराधों में संलिप्त रहा है ना, किस तरह के अपराध वो करता रहा है, किस तरह के भेदभाव वो अपने ही लोगों के प्रति करता रहा है। प्रेमचंद की एक कहानी है सदगति, शायद आप लोगों ने पढ़ी हो, जो लोग सुन रहे हैं उन्होंने भी पढ़ी हो। उसमें उस पर एक फिल्म भी है, उसके नायक ओमपुरी हैं। एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति बेगार करते 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 पंडित जी के अहाते में मर जाता है और उसके शव को चूँकि हाथ नहीं लगाया जा सकता है ना। अब आप जो है शास्त्रों में कहते रहिए कि साहब देह जो है वो उसकी मृत्यु होती है, आत्मा अजर अमर है ना, लेकिन उस देह से मृत्यु के बाद भी छूत है। उसके पाँव में, जैसे हमारे गांव में रस्सी बांधकर पाँव से घसीटते हैं है ना, उस तरह से उस शव को वो घसीट कर बाहर करते हैं। इस तरह के समाज में हम रहते थे और बड़ी भारी विडंबना है, विसंगति है कि हम इसी तरह के समाज में आज भी रहते हैं। इसीलिए प्रेमचंद प्रासंगिक हैं। आप अब जो हमारे श्रोता हैं, जो हमारे पढ़ने वाले हैं, जो प्रेमचंद के चाहने वाले हैं या जिन्होंने प्रेमचंद को नहीं पढ़ा है, मैं उनसे कहूँगा कि प्रेमचंद को एक बार फिर से पढ़ें। उन्हें अपने समकालीन समाज को पढ़ने का मौका मिलेगा है ना। वो उन सारी चीज़ों को, उन सारे घावों को फिर से देख पाएंगे जो उतने वर्षों में जस के तस हैं। एक कहानी है प्रेमचंद की, पूस की रात। उस पूस की रात में एक हल्कू नाम का किसान जो है अपनी फसलों की रखवाली कर रहा है और वो उधार से और सामंतों के अन्याय से इतना दबा हुआ है कि वो अपनी फसलों को उजड़ने देता है। नील गाय और जंगली सूअर आकर उसकी फसलों को खा जाते हैं। किसान हार रहा है। मेरे ख्याल से 1930 की कहानी हो तो आप लगा सकते हैं कि 70 साल और 20 साल 90 साल हुए हैं। 90 साल पहले एक किसान हार रहा था, 90 साल बाद भी वो किसान हार रहा है। 90 साल पहले वो किसान हार रहा था, लेकिन वो किसान आत्महत्या नहीं कर रहा था, उसकी फसलें उजड़ रही थी ना, लेकिन अपने जीवन का मूल उसके लिए तब था। इन 90 वर्षों में हम कहाँ आए हैं? इन्हीं 90 वर्षों के बीच में हमें आज़ादी भी मिली है। इन्हीं 90 वर्षों के बीच में कथित रूप से कहा जाता है कि हमने बहुत आधुनिक जीवन दृष्टि पाई है। इन्हीं 90 वर्षों के बीच में तमाम तरह की औद्योगिक बदलाव हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं है ना, क्रांतियाँ हुई हैं। इन्हीं 90 वर्षों में कहा गया है कि हमारा समाज बदला है। इन्हीं 90 वर्षों में हमारा अर्थतंत्र बदला है। क्या सचमुच बदला है? या बदला है तो इतना बदला है कि जो किसान आत्महत्या नहीं करता था 90 साल पहले, आज वो इतना हार रहा है कि वो आत्महत्या भी कर रहा है। प्रेमचंद की प्रासंगिकताओं के छोर बहुत सारे हैं है ना। अगर आप एक एक करके देखने जाएंगे, स्त्रियों के प्रति हमारा रवैया यानी हमारे समाज का रवैया क्या रहा है ना। आप देखिए कि प्रेमचंद के वहाँ स्त्रियाँ हैं, वो बहुत साहसी स्त्रियाँ हैं। प्रेमचंद की स्त्रियाँ वाकई में नायक हैं। उनकी कथाओं में जाएं, उनकी कहानियों में जाएं है ना। और उन स्त्रियों के साथ जो हुआ, उनका एक बहुत पतला सा उपन्यास है, आप लोगों ने शायद पढ़ा। उस उपन्यास का नाम है निर्मला, जो बेमेल शादियां होती थी है ना। उस पर प्रेमचंद ने तब लिखा। आप सोचिए कि उतने वर्ष पहले, 90 साल पहले, 100 साल पहले, उससे भी पहले प्रेमचंद ने वैश्याओं पर उपन्यास लिखा। वो उर्दू में था, बाज़ार हुस्न, बाद में उसका हिंदी अनुवाद आया, सेवा सदन। प्रेमचंद किन समस्याओं को छू रहे थे उस समय में है ना। और इन समस्या, और ये तो सभी लोग जानते हैं कि प्रेमचंद आज़ादी के आंदोलन में शामिल थे। प्रेमचंद स्कूल इंस्पेक्टर थे, नौकरी करते थे। प्रेमचंद को वो नौकरी छोड़नी पड़ी, उन्हें वो नौकरी छोड़कर भूमिगत होना पड़ा। उनका कहानी संग्रह अंग्रेज़ों ने जब्त किया है ना। ये सारा किस्सा कहानी, ये उनके जीवन की वास्तविकता, उनकी जीवनी में सब कुछ आता है ना। लेकिन यही सिर्फ अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े होना ही आज़ादी का आंदोलन नहीं था ना। समाज में जो कुछ है, उन समस्याओं को लेकर खड़ा होना भी आज़ादी का आंदोलन था।
ना। एक समाज सिर्फ बाहरी शक्तियों से आज़ाद नहीं होता ना, एक समाज सच्चे अर्थ में तब आज़ाद होता है जब वो अपने भीतरी अन्याय से भी आज़ाद हो, जब उसके भीतरी अन्याय, भीतरी अत्याचार भी उससे हटे, है ना। जब वो उनसे मुक्ति पाए तब हम कहेंगे कि साहब ये मुक्ति है। तो प्रेमचंद के जो कथा पात्र हैं, प्रेमचंद का एक उपन्यास है रंगभूमि। प्रेमचंद के उस उपन्यास, अब आप देखिए कि हिंदी कथाओं में पहला दलित नायक प्रेमचंद लेकर आए, वो अंधा भिखारी है सूरदास, है ना। प्रेमचंद वो पहले लेखक थे जिन्होंने हमें बताना चाहा कि अब अन्याय और अत्याचार की जो ताकतें हैं, जो अन्यायी शक्तियां हैं, वो सामंतवाद से शिफ्ट हो रही हैं पूंजीवाद में, ना। उनका जो उपन्यास है गोदान, या जो मैंने जो अभी उल्लेख किया रंगभूमि, ना, ये बताता है कि किस तरह से मिलें खुल रही हैं, किस तरह से अब वैयक्तिक सूदखोरी की जगह एक संगठन सूदखोरी करने को तैयार है, जिसको बैंक कहेंगे, ना। उन बैंकों में सामंतों का और पूंजीपतियों का पैसा लगा है, उद्योगपतियों का। तो प्रेमचंद को लेकर बहुत सारी बातचीत हो सकती है, बहुत लंबा विस्तृत कैनवास के वो लेखक हैं। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न प्रेमचंद ने कहानी, उपन्यास, नाटक, लेख, समीक्षा, संपादकीय, संस्मरण आदि अनेक रूपों में साहित्य की रचना करी। मुख्य तौर पे उनको ख्याति कथाकार के तौर पर मिली। उन्होंने अपने जीवन काल में उपन्यास सम्राट की उपाधि हासिल करी। उन्होंने अपने जीवन काल में कुल 15 उपन्यास, 300 से अधिक कहानियाँ, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें और हजारों पृष्ठों के लेख, भाषण, पत्रिका आदि की रचना करी। लेकिन कहानी और उपन्यास ने उन्हें सबसे ज़्यादा पहचान दिलाई। उन्होंने हिंदी और उर्दू में पूरे अधिकार से लिखा। उनकी अधिकांश रचनाएं मूल रूप से उर्दू में लिखी गई, मगर उनका प्रकाशन पहले हिंदी में हुआ। 33 वर्षों के रचनात्मक जीवन में वह साहित्य की ऐसी विरासत सौंप गए जो कि गुणों की दृष्टि से अमूल्य है और आकार की दृष्टि से असीमित। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की उपस्थिति पर उच्च शिक्षा में हिंदी के अध्यापन में व्यस्त डॉक्टर अधीर कुमार जी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। प्रेमचंद का व्यक्तित्व हिंदी साहित्य के इतिहास में एक विलक्षण व्यक्तित्व है, और यहाँ तक कह सकता हूँ कि प्रेमचंद के बिना हम हिंदी साहित्य के गद्य भाग की कल्पना भी नहीं कर सकते। ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने जो कहानियाँ और जो उपन्यास लिखे हैं, उससे हमें उस ज़माने के भारत का, उत्तर भारत का जो परिवेश है, उसका पूरा का पूरा पता चलता है। और साथ में यह बात भी है कि उस समय लोगों की क्या भूमिका होनी चाहिए, उस संदर्भ को भी वो स्पष्ट करते चलते हैं। इस लिहाज से कह रहा हूँ कि वो केवल एक रचनाकार के तौर पर कोई चीज़ प्रस्तुत मात्र करके चुप नहीं हो जाते, बल्कि उसको समझने का दृष्टिकोण और उसके बाद जो लोगों के द्वारा अपनाई जाने वाली भूमिका का व्यष्टि और समष्टि का स्तर है, उन सबको लेकर सामने आते हैं। वो पूरी पृष्ठभूमि, वो पूरा का पूरा वातावरण आपके सामने सृजित करते हैं, जिसमें आप अपनी चेतना की दिशाएं तय कर सकते हैं, अपने कर्तव्यों की दिशाएं तय कर सकते हैं। और इस लिहाज से प्रेमचंद का साहित्य बहुत ही ज़रूरी और एक अर्थ में वो आज भी उतने ही प्रासंगिक है, क्योंकि वो केवल राजनीतिक स्वाधीनता का संघर्ष मानकर नहीं चल रहे थे। वो जो आज़ादी थी, आज़ादी का वो जो तसव्वुर था प्रेमचंद के लिए, वो एक मुकम्मल आज़ादी थी। उसमें सामाजिक आज़ादी थी, उसमें आर्थिक आज़ादी थी, उसमें सांस्कृतिक आज़ादी थी, उसमें बौद्धिक आज़ादी थी। चेतना के स्तर पर मुक्त होना किसे कहते हैं, ये प्रेमचंद की रचनाएं हमें समझाती हैं। राजनीतिक आज़ादी उसका एक महत्वपूर्ण पहलू है, और उसके लिए भी वो बातें करते हैं और लगातार वो प्रेरणा देते हैं, लेकिन वो वहीं तक महदूद नहीं है। उनका दायरा, उनका फलक बहुत विस्तृत है, और जीवन के हर हिस्से, हर कोने में उनकी निगाह जाती है, और वो हर जगह यह तलाश करते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जिन्होंने हमें विकास के रास्ते पर आगे जाने से रोक रखा है। एक बात बार बार की जाती है कि
जब 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ लखनऊ में और उसकी अध्यक्षता के लिए उनको बुलाया गया, तो उन्होंने अपने भाषण में जो पहली बात कही है वो ये कही है कि प्रगतिशील लेखक संघ, ये नाम ही मुझे अपने आप में जचता नहीं है, क्योंकि लेखक वही हो सकता है जो प्रगतिशील हो। इसलिए उसमें प्रगतिशील शब्द को अलग से जोड़ना, इससे ऐसा भ्रम पैदा होता है कि कुछ लेखक ऐसे भी हो सकते हैं जो प्रगतिशील ना हो, जबकि ऐसा संभव है ही नहीं। तो प्रेमचंद के दृष्टिकोण में प्रगतिशीलता क्या चीज़ थी, लेखन क्या होता है, आप सभी विद्यार्थियों से पूछेंगे या हिंदी साहित्य से सरोकार रखने वालों से पूछेंगे तो वो इस बात को बार बार कहेंगे कि प्रेमचंद का साहित्य पहली बार हिंदी कथा जगत में एक ऐसी बात को सामने रखता है जहां लोकप्रियता और सार्थकता ये दोनों परस्पर विरोधी न रहकर एक साथ चलने वाली चीज़ें हो जाती हैं। जबकि आप देखेंगे कि ये सामान्य तौर पर ऐसी धारणा होती है कि अगर कोई चीज़ बहुत लोकप्रिय हो रही है तो लोग उसको सस्ता कह के किनारे कर देते हैं। जैसे आप लोकप्रिय साहित्य की बात करते हैं या लोकप्रिय सिनेमा की बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे धन कमाने के लिए कुछ किया जा रहा होगा और उसके उद्देश्य बहुत छोटे होंगे। लेकिन प्रेमचंद का साहित्य इसका अपवाद है। वो आपको बताता है कि नहीं, सार्थक होते हुए भी लोकप्रिय हुआ जा सकता है, लोकप्रिय होते हुए भी सार्थक हुआ जा सकता है। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर हम कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना लिखें, चूंकि हम जनता तक नहीं पहुंचते इसलिए हमारा लिखा हुआ किसी काम का नहीं होता। तो ये चीज़ हमें आज भी सीखनी है, न केवल लोगों को, पाठकों को, बल्कि रचनाकारों को सीखनी है कि बार बार ये बात कहना कि नहीं साहब हम तो बड़ा गंभीर साहित्य लिखते हैं और अब तो हम तो मनोरंजक नहीं लिखते, तो ऐसा करके आप कन्नी नहीं कटा सकते। वास्तविकता यह है कि संप्रेषणीयता के मोर्चे पर आप अपने चैलेंज को ठीक से नहीं ले रहे हैं। और प्रेमचंद हमें ये बखूबी समझाते हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से कि वो कितना महत्वपूर्ण होते हुए कितना लोकप्रिय है। आज भी अगर आप देखेंगे हिंदी के रचनाकारों की अगर एक जनरल सर्वे किया जाए किताबें कितनी बिकती हैं तो आपको प्रेमचंद आज भी बहुत ऊंचे पायदान पर खड़े दिखाई देंगे। और अंत में मैं आपसे विदा लेती हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप प्रेमचंद के साहित्य को खूब पढ़ेंगे। धन्यवाद।